डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा बेटा, जिंदगी में एक इंसान को अलग अलग वक्त में अलग अलग इंसानों की ज़रूरत पड़ती है। जब एक छोटा बच्चा होता है उसको इंतहा ज़रूरत होती है अपने पेरेंट्स की। और वक्त गुजरने के साथ साथ जो ही बच्चा 4 साल क्रॉस करता है या 5 साल क्रॉस करता है, तो अब इसको एक उस्ताद की, एक टीचर की जरूरत पड़ती है। और ये जो वक्त होता है बेटा, जब एक इंसान को उस्ताद की जरूरत होती है, कब तक? 20 साल, 25 साल, 30 साल तक। और ये जो टाइम पीरियड है ये बहुत क्रूशियल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों के लिए, एक टीचर के लिए भी और एक बच्चे के लिए भी। क्योंकि इसमें एक बच्चा जो है वो अपना करियर बनाने की सोच में होता है, अपने करियर बनाने के चक्कर में होता है और अपना एक फ्यूचर बनाने के बेटा कश्मकश में होता है। और उस वक्त एक टीचर को बहुत बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्योंकि उसके पास ये बच्चे होते हैं। इन बच्चों का देखभाल, इन बच्चों को टेक केयर और इन बच्चों को अच्छी तरबियत और तालीम देना इंतहा जरूरत होती है। मेरा बच्चा, मैं आपसे आज कहूं कि आपने हाल ही में सुना होगा, क्लास 10th की मैं बात करूं, उन्होंने बेटा सुना होगा कि मार्च सेशन हो गया, सबों को पता है। अब मेरे प्यारे बच्चे अब सोच में पड़े होंगे, मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स ये सोच रहे होंगे, सर हम अब 11th स्टार्ट करेंगे क्योंकि 11th का तो एंट्रेंस में आता है। ठीक है बेटा, ये भी बोलूंगा। और बहुत सारे आप में से ही बेटा बच्चे ये सोच रहे होंगे, सर हम जो है ना 10th को ही अच्छे से पढ़ेंगे, मार्क्स अच्छे आएंगे। बेटा आज हम इस पे भी बात करेंगे। और बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे, अब हम क्या करेंगे, 9th और 10th को रिपीट करेंगे बिकॉज एंट्रेंस की ये बुनियाद है। बेटा आज हम तीनों सिचुएशंस को देखेंगे और आप इस बेटा वीडियो को देखिए और मैं जो बताऊंगा अगर आपको बेस्ट ये लगता है तो अप्लाई करिए। मैं आपको एक सजेस्ट कर रहा हूं बेटा, ये कि हम अगर ऐसे करेंगे तो इससे क्या फायदा, अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो उससे भी क्या फायदा। ठीक है बेटा, चलिए सुनिएगा बेटा मेरा। आप इस बात को भी बेटा जहन में रखिए कि सिर्फ एक टीचर से काम चलने वाला नहीं है, आपको भी बेटा एफर्ट्स अपने देने हैं, तब जाके टीचर को भी मजा आता है मेहनत में और तब जाके बेटा रिजल्ट जो है ना वो फ्रूटफुल होता है। मैं अगर आज छोटे लम्हे में अपने उन बच्चों से जो इस साल वैली इंस्टीट्यूट ऑफ क्वालिटी एजुकेशन बेमना में पढ़ते थे, तो मैं उन बच्चों से ये कहूं, अल्हम्दुलिल्लाह हमने कल बेटा आपका जो है ना, यानी कि कल मीन्स 22 ऑफ सितंबर 2022 हमने पूरा आपका सिलेबस जो है ना वो कंप्लीट किया आफ्टर 10 मंथ्स। और याद रखिएगा बेटा, टाइम तो लगा हमें, क्यों? क्योंकि हमने बेसिक से बेसिक ऑब्जेक्टिव्स जो एंट्रेंस में आए थे, आने वाले होंगे और आ रहे हैं, तो हमने वो भी सॉल्व किए। आपने हाल ही में देखा होगा बेटा, आज जितने भी 2022 में यानी कि एग्जामिनेशंस हो गए, एंट्रेंस एग्जामिनेशंस हो गए, हमने क्या किया, उन पेपर्स को बेटा मैंने जमा करके और फिर आपको वो क्वेश्चंस भेजे जो हमने क्लास में किए होते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आपने तो उनको सॉल्व किया। तो इसका मतलब आज क्लास 10th में आपने एंट्रेंस के क्वेश्चंस को सॉल्व किया। जब आप एंट्रेंस में आएंगे तो आप क्या करेंगे, माशाल्लाह बहुत बढ़िया होगा उस वक्त। दैट मीन्स आपके अंदर कैपेबिलिटी है, बट आप छुपा रहे हैं इसको। कैपेबिलिटी को मत छुपाइए, इसको आप जाहिर करिए, क्योंकि अब आपका एंट्रेंस आने वाला है। अब बेटा थोड़ा सीरियस हो जाते हैं इस मामले, आपके पढ़ाई के मामले में। सुनिएगा बेटा, मैं आपकी पढ़ाई, खुद की पढ़ाई समझता हूं। बात सिंपल सी है, जो इस साल 2022 सेशन में जिन बच्चों ने 10th का सिलेबस कंप्लीट किया है, अब वो सोच रहे होंगे अब फर्दर क्या करें। बेटा मेरा टेंशन ना लीजिएगा, हम आपको बताएंगे इंशाल्लाह बेस्ट स्ट्रेटेजी आप किसको अप्लाई करेंगे ताकि आपका जो एंट्रेंस है वो अच्छे से क्वालिफाई हो जाए। अच्छे से क्या, आप ऑल ओवर इंडिया जो रैंक होती है अंडर 100 आएंगे इंशाल्लाह। बात को समझिएगा। देखिए
बेटा मेरा, अगर आपका जो 9th क्लास का सिलेबस साइंस का, देखिए अगर आप में से कोई मेडिकल सब्जेक्ट लेना चाहता है, कोई नीट को क्रैक करना चाहता है, वो बेटा इस बात को जहन में रखिएगा, क्लास 9th का जो साइंस है और क्लास 10th का जो साइंस है, ये बेटा फाउंडेशन स्टोन है आपके 11th 12th और एंट्रेंस के लिए। मैं नहीं समझता हूं कि अगर किसी बच्चे ने 9th क्लास और 10th क्लास का साइंस अच्छे से नहीं पढ़ा है, मैं मानता हूं वो बच्चा कभी एंट्रेंस को क्वालिफाई नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता है। अब देखिए बेटा, आपने 10th का सिलेबस कंप्लीट किया, आपको चाहिए आप आधे घंटे के लिए सोचें। इस वीडियो के बाद आप सोचिएगा कि क्या आपका 9th का जो सिलेबस है, जैसे मैं फिजिक्स के सारे 5-6 चैप्टर्स की बात करूं, क्या आपको वो सारे क्लियर हैं? अगर आप आज 10th में हैं, क्या आपको 9th के सारे फिजिक्स के चैप्टर्स क्लियर हैं? वो मोशन, फ्लोटेशन, ग्रेविटेशन, वर्क एनर्जी, पावर, वो सारा आपको क्लियर है? क्या आपको उसके न्यूमेरिकल्स अच्छे से आते हैं? अगर हां, तो मेरी तरफ से एक लाइक ठोकिएगा इसको। अगर बेटा नहीं है, कोई बात नहीं, रुकिए। क्या आपको 9th क्लास की केमिस्ट्री के लास्ट वाले 2 चैप्टर्स, पहले नहीं लास्ट वाले 2 चैप्टर्स, जिनका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम और दूसरे का नाम है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, क्या आपको वो क्लियर है? अगर यस, तो एक और लाइक ठोकिए। तीसरा, 9th क्लास की जो बायोलॉजी है बेटा, पहले 3 चैप्टर्स की मैं बात कर रहा हूं, सेल, टिश्यू और डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, क्या ये चैप्टर्स 3 आपको अच्छे से क्लियर है? अगर यस, तो बेटा मेरी तरफ से एक और लाइक। अगर बेटा आपको ये चैप्टर जो मैंने गिने, कि अगर आपको ये क्लियर है, 9th में आपने इनको अच्छे से पढ़ा है, तो बेटा आपको पता है आप क्या करेंगे? आपने तो इस साल तो 10th का सिलेबस किया है कंप्लीट, ठीक है? आप बेटा फिर 10th का जो पूरा सिलेबस है आपका, खासकर साइंस, क्योंकि आप आगे मेडिकल लेना चाहते हैं, इसको बेटा आप अच्छे से फिर से एक बारी पढ़िए, अच्छे से डीपली पढ़िए इसको। रेफरेंस, कोई बेस्ट रेफरेंस उठाइए, पॉइंट पॉइंट पढ़िए, ताकि आपको कोई लूप होल ना रहे। इससे क्या होगा? कब तक आप पढ़ेंगे? मार्च तक पढ़ेंगे, जब तक आपके बोर्ड एग्जाम्स आएंगे। 11th को अभी ऑप्ट मत करिएगा बेटा, प्रॉब्लम है, दिस विल क्रिएट ए डिजास्टर फॉर यू। अगर आप अभी 11th को ऑप्ट कर रहे हैं, अभी 11th का सिलेबस पढ़ रहे हैं, तो 9th आपको ऑलरेडी क्लियर है। 10th बेटा आपने मार्च तक क्या किया? अच्छे से रिवाइज किया, तो होगा क्या? मार्च आएगा, आप अच्छे से, आपका सिलेबस सारा क्लियर होगा, आप विदाउट एनी टेंशन आप बोर्ड एग्जाम दोगे, और हो जाएगा ये कि जो ही आप एक साइड बोर्ड एग्जाम देंगे और नेक्स्ट साइड से बेटा आप वेट नहीं करेंगे, आप 11th का जो साइंस या 11th का जो सब्जेक्ट है, मेडिकल सब्जेक्ट, आप वो ऑप्ट करेंगे। लिया आपने मेडिकल सब्जेक्ट, अब बेटा आपको पूरे साल, अगले 2024 मार्च तक आपने क्या पढ़ना है? 11th पढ़ना है, ठीक है? क्योंकि अब आपको मार्च टू मार्च एग्जाम होगा। पर एक साल आपका अच्छे से 11th को मिला। क्या सर समझ आएगा? यस बेटा, क्योंकि आपका 9th और 10th क्लियर है ना, तो आपको क्या आएगा? समझ आएगा अच्छे से 11th, फिर 12th पढ़िएगा अच्छे से, और फिर एंट्रेंस जीत। मैं लिख के देता हूं, इंशाल्लाह आपको जीत है, बिकॉज आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं। अरे क्यों नहीं हो सकता है? आपका एंट्रेंस क्यों क्लियर नहीं हो सकता है? क्यों आप क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं? जब आपका 9th क्लियर है, जब आपका 10th क्लियर है, जब आपने अच्छे से 11th को पढ़ा, 12th को पढ़ा, आप एंट्रेंस को अच्छे से पढ़ रहे हैं, आपका क्यों नहीं हो सकता है? मेरी सोच नहीं मानती है कि आप क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं। मेरा दिल तो गवाही नहीं दे सकता है कि ऐसा बच्चा फिर क्वालिफाई क्या नहीं कर सकता है। डेफिनेटली बेटा, यू कैन क्रैक, यू कैन क्रैक। अच्छा, वापस आते हैं। अगर बेटा आप अभी 10th में है, आपने 10th का सिलेबस कंप्लीट किया, बट आपका 9th क्लियर नहीं है, वो बच्चे भी सुनिए, मैं तमाम बच्चों की कंडीशन आज मेंशन कर रहा हूं।
अगर बेटा आपका 9th क्लियर नहीं है, 10th आपने इस साल पढ़ा, सिलेबस पढ़ा, बट 9th आपका क्लियर नहीं है क्योंकि कोविड था, ये था, इंटरनेट वो इधर उधर था, स्कूल सॉफ्ट थे, कोचिंग सॉफ्ट थे, बच्चा सुनिएगा बात, फिर क्या करें, मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स इस ग्रुप में आते हैं, मेजॉरिटी, यस आई एम सेइंग मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स बेटा इसमें आते हैं। तो ऐसे बच्चे क्या करेंगे जिन्होंने 10th का सिलेबस पढ़ा बट 9th उनको लैक हो गया, उन्होंने अच्छे से नहीं पढ़ा है साइंस। देखिए बेटा, मार्च में आपका एग्जाम है ना, कौन सा एग्जाम, आपका 10th का एग्जाम मार्च में है। अभी सितंबर छोड़िए, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, 5 महीने हैं आपके पास। ओ आप तो बेटा तुर्रम खान बन सकते हैं। आपको पता है आप क्या करेंगे, आप मेरा बेटा वापस 9th में चलिए, बट किस किस चैप्टर को पढ़ना है, आप फिजिक्स के सारे 9th के चैप्टर्स अच्छे से पढ़िए बेटा, रट्टा नहीं, गोटा नहीं। आपने उन पेपर्स का कलर चेंज करना है, ब्लैक होने चाहिए, इतना मैल बैठना चाहिए पढ़ पढ़ के, कोई ऑब्जेक्टिव नहीं छोड़ना है बेटा। फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स की खासकर प्रैक्टिस करनी है। मतलब क्या कैसे करना है, एक दिन में बेटा आप एक टॉपिक या 2 टॉपिक पढ़िएगा, बट साथ साथ 10th के साथ टच रहिए। 9th तो एक एक 2 टॉपिक्स आप पढ़िएगा। फिजिक्स किया, उसके बाद आप केमिस्ट्री उठाइए, केमिस्ट्री के लास्ट वाले 2 चैप्टर सिर्फ 9th वाले पढ़िएगा, ठीक है ना, कि लास्ट वाले सिर्फ 2, स्ट्रक्चर ऑफ एटम और एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और बायोलॉजी में आप पहले 3 पढ़िएगा बस, फिजिक्स में 6, केमिस्ट्री में 2, बायोलॉजी में 3, कितने हो गए 6 + 2 कितने हो गए 8, 8 + 3 कितने हो गए 11। बस आपको 9th के 11 चैप्टर्स पढ़ने हैं। अच्छे से जब पढ़े ना, यहां से आप 10th भी साथ साथ पढ़ रहे हैं, मार्च आ गया, आपने एग्जाम 10th का दिया और आपको बेटा सारा अब जो बेसिक्स है वो आपके क्लियर हो गए। अब 11th को ऑप्ट करिए, अच्छे से हो जाएगा, कोई लूप होल आपको 11th में नहीं होगा, बिकॉज आपका बेटा 9th और 10th अच्छे से आपने किया होगा। तो ऐसे बच्चे जिनका 9th क्लियर साइंस नहीं है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, डाउट है, बट 10th उन्होंने सिलेबस पढ़ा, अब वो सोच रहे हम क्या करेंगे, वो बेटा 9th का ये वाला पोर्शन कंप्लीट करें। मैं पेरेंट्स से बता रहा हूं, पेरेंट्स देखिए, मुझे पता है एंट्रेंस में किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है बच्चों को। 16 लाख बच्चे हर साल एंट्रेंस देते हैं, फिर सिर्फ कुछ ही बच्चे अपियर यानी कि क्वालिफाई क्यों करते हैं। उसका रीजन ये होता है, बच्चों का जो बुनियादी जो सिलेबस है 9th का और 10th का, इनको ये लैक होता है, इनको डाउट होते हैं, इनको ये क्लियर नहीं होता है। तो बेटा आप इसको क्लियर करिएगा, तब तक 11th का सिलेबस के साथ उसके साथ टच मत करिए जब तक ना आपका 9th और 10th क्लियर होता है। मैं लिख के देता हूं बेटा आपकी सिलेक्शन, अगर आपका 9th और 10th क्लियर सारा हो जाता है, मैं लिख के देता हूं आपकी सिलेक्शन। अब जिन बच्चों को 9th भी क्लियर है अच्छे से, 10th भी अच्छे से क्लियर है, वो क्या करें, वो तो बेटा मैंने आपको बताया, वो 10th को क्या करें, अच्छे से करें। 11th को आप चूज मत करिए बेटा अभी, बिकॉज अगर आप अभी 11th को चूज कर रहे हैं ना, आपको जब कल बेटा आपने 11th की कोचिंग की, ठीक है, कल जब आपका मार्च आएगा, बोर्ड तो डेट शीट निकालेगा आपका 10th का, तो उस वक्त क्या करोगे, रोकोगे ना 11th, क्या करना पड़ेगा, 10th पे फोकस करना पड़ेगा। 10th तो बहुत सारा भूल गया होगा, तो परेशानी। मैथ्स के 15 चैप्टर्स आपके हैं, कहां तो याद रहेंगे तब तक। साइंस के बेटा इतने लगभग 16 चैप्टर्स हैं, कहां तो याद रहेंगे। एसएसटी के कितने हैं, उर्दू के कितने हैं, इंग्लिश के आई थिंक 24 चैप्टर्स हैं। इसलिए बेटा ब्लंडर मत करिएगा, क्योंकि मुझे पता है बेटा एक छोटे बच्चे, आप छोटे बच्चे हैं, आपकी कैपेबिलिटी इतनी नहीं है कि आप 10th का सारा मार्च तक खुद याद रखोगे विदाउट स्टडिंग, और आप 11th को चूज करोगे। दिस विल क्रिएट ए ब्लंडर फॉर यू। सो डोंट टेक 11 सब्जेक्ट्स बेटा until you cannot qualify your board exams of class 10th। तो उस वक्त तक वेट करिएगा। जो ही आप 10th देंगे, 11th में आप अच्छे से जो है ना मार्च के बाद आप ऑप्ट कर सकते हैं, और आपका पूरा साल जो है ना अच्छे से मिलेगा 11th के लिए। और मैं आपको ये भी बेटा मेंशन करूं, हार्ड वर्क, देखिए सारे बोलते हैं हार्ड वर्क। मेरा मानना है बेटा हार्ड वर्क से पसीना आता है, पसीने से बदबू आती है। इसका मतलब कि हार्ड वर्क से जब फाइनली बदबू आई, तो हार्ड वर्क शायद सक्सेस की नहीं हो सकती है। तो देखिए बेटा हार्ड वर्क तो हम किससे कहते हैं, सर मैं एक जगह बैठा, वहां पे जो है ना जिस चेयर पे मैं बैठता हूं पढ़ने के लिए, तो वहां जो चेयर जो है ना उसका जो फोम है वो
क्या हो गया है, पतला हो गया है, या जिस जगह मैं बैठता हूं वो जगह जो है ना क्या हो गई है, वो तो कट गई है। तो बेटा इसको हार्डवर्क कहाँ कहते हैं? ये तो हार्डवर्क नहीं है। देखिए एक बादशाह की तरफ हार्डवर्क करिएगा जैसे बादशाह मेहनत करता है। एक मजदूर भी बेटा, जब आप मजदूर की तरफ देखते हैं तो वो बेटा पत्थर कंधे पे बेचारे ने चढ़ाई होती है, और हमें उसकी क्या दिखती है, हमें उसकी हार्डवर्क दिखती है, हमें उसका पसीना दिखता है। हम बोलते हैं बहुत मेहनत करता है। अरे मेहनत तो करता है, इसका रिजल्ट क्या होता है? रिजल्ट इसका पसीना होता है। इसको तो बेटा क्या, ये तो इसको हम मेहनत तो बोलेंगे, बट इसका मतलब है इसने स्मार्टली मेहनत नहीं की, इसका फ्रूट इसका अच्छा नहीं आ रहा है, इस मेहनत का जो ये मजदूर कर रहा है। अगर हम बादशाह की तरफ देखेंगे बेटा, एक बादशाह भी मेहनत करता है, बट वो इस तरीके से सिस्टमैटिक मैनर में मेहनत करता है कि बेटा उसकी मेहनत तो दिखती नहीं है और उसका रिजल्ट ज्यादा अच्छा दिखता है। तो एक मजदूर की बेटा मेहनत ज्यादा दिखती है, फ्रूट कम दिखता है। और एक बादशाह की मेहनत कम दिखती है, उसका रिजल्ट ज्यादा, उसकी BMW, उसकी मर्सिडीज, उसकी वो लंबरगिनी गाड़ी ज्यादा दिखती है। क्यों? बादशाह तो ज्यादा मेहनत करता है मजदूर से, बट वो स्मार्टली करता है। इसलिए बेटा आपने क्या करना है, स्मार्ट स्टडी करो, 1 घंटा पढ़ो। हाँ बोर हो गए, अरे बंद करो ना किताबों को, बोर होने मत दो अपने आप को बेटा। जब आप किताबों से बोर होते हैं तो बस नफरत होने लगती है। इन किताबों को सीने में लगाओ बेटा, इन किताबों को सीने में भरो, बहुत प्यार होता है इन किताबों के साथ। फिर जब आप क्या पढ़ते हैं, जब आप खुशी खुशी इनको पढ़ते हैं। 1 घंटे पढ़ा, बोर हो गए, बंद करो, फिर 1 घंटे के बाद आ जाओ, फिर से पढ़ा, और बेटा अगर मजा ही आ रहा है कंटिन्यू करो, नहीं आ रहा है बंद करो। ऐसे पढ़ना होता है। या नहीं है, बच्चे बोलते हैं सर मैं 4 घंटे कंटिन्यू पढ़ता हूं। अरे बेटा वो जो है ना, फिर इंसान बोर हो जाता है। ऐसे मेहनत मत करो, 1-2 घंटे पढ़ो, बंद करो, 2-3 घंटों के बाद इधर से उधर से आ जाओ, स्नैपचैट रील्स बनाओ और वापस आ जाओ, फिर से खोलो किताबें। चलिए बेटा, अगर आपको कोई भी क्वेरी होगी, कोई भी मसला होगा, कोई भी इशू होगा, और तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं बेटा। हमारा एड्रेस है बेटा वैली इंस्टीट्यूट ऑफ क्वालिटी एजुकेशन, JK बैंक लैंड, बेमना, श्रीनगर। और हमारा कांटेक्ट नंबर है बेटा 9419437183। मेरे से कांटेक्ट करना चाहते हैं, कोई बात नहीं, 8899880136। ऑलवेज एट योर डिस्पोजल। मे अल्लाह ब्लेस यू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।